वेलकम बैक टू भूषण पटेल फिजिक्स एकेडमी। तो हमारा जो पीडीएफ नोट्स का सीरीज़ है वो फिर से आगे बढ़ चुका है। मैं 12th का फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर पीडीएफ नोट्स में डाला हूं और आज से मैं 11th का क्लास, तो आज 11th क्लास का चैप्टर नंबर 1 और 2, मतलब चैप्टर नंबर 1 तो नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि बेसिक है, आप पढ़ लीजिएगा। चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मापन की पद्धतियाँ, है ना, इसके बारे में मैं यूट्यूब में डालूंगा। तो देखिए, मेरा यूट्यूब चैनल है भूषण पटेल फिजिक्स एकेडमी, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि वीडियो और मैं अपलोड करता रहूं। चलिए क्लास की ओर चलते हैं। तो मेरा ये नोट्स है, अध्याय नंबर 2 हिंदी मीडियम के लिए है, ठीक है। तो मात्रक व मापन, है ना, अध्याय 2 मात्रक एवं मापन। तो देखिए, मैं इसमें आप लोगों को सिर्फ पीडीएफ नोट्स ही प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसमें समझाऊंगा नहीं। बाकी जितना हो सके जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करते हैं और जितना जल्दी हो सके मैं क्लास ऑर्गेनाइज करूंगा, ठीक है। मापन की आवश्यकता क्यों होती है, मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज रहती हैं उसको हम लोग करेक्ट वैल्यू, यूनिवर्सल वैल्यू, उसमें परफेक्शन रहे, उसके लिए मापन की आवश्यकता होती है। मापन के लिए मात्रक एक संख्यात्मक मान होता है जिसको ये बताता है कि वो संख्या कितने बार किसी चीज में संकलित है, ठीक है। मात्रकों के गुण, ये पूर्णतः निश्चित, समय के साथ परिवर्तन, स्थायित्व, ये सब। मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक में मात्रकों की दो प्रकार होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। जो मूल मात्रक होता है वो पूर्णतः स्वतंत्र होता है और व्युत्पन्न मात्रक उस पर डिपेंडेंट रहता है। जैसे लंबाई हुआ, है ना, ये क्या है, मूल मात्रक है। और व्युत्पन्न मात्रक क्या है, क्षेत्रफल है, क्योंकि क्षेत्रफल को लंबाई गुणा चौड़ाई से डिफाइन करना पड़ रहा है, ठीक है। और मैं इसका अच्छे से और क्लास लूंगा तो और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो मूल मात्रक के हमारा मूलतः हमारा 6 प्रकार हैं और पूरक मूल मात्रक, है ना। तो देखिए, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, है ना। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको न्यूमेरिकल में सॉल्व करने में मदद करेगी। जैसे माइक्रोन का मतलब 10 का घात ऋण 6 होता है, नैनो का मतलब 10 का घात ऋण 9 होता है, एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 का घात ऋण 10 होता है, पिको का मतलब 10 का घात ऋण 12 होता है, फर्मी मतलब 10 का घात ऋण 15 होता है। एक प्रकाश वर्ष मतलब 9.46 गुणित 10 का घात 15 मीटर। एक पार्सेक बराबर 3.26 लाइट ईयर, है ना। ये प्रोसेस चलता जाएगा। चलिए तो देख लीजिएगा आगे। मात्रकों की पद्धतियां, तो मूलतः मात्रकों की 4 पद्धतियां होती हैं और हम लोग फिजिक्स में जितने भी डेरिवेशन या जितने भी थियरीज के बारे में स्टडी करेंगे तो हम लोग बेसिकली एसआई पद्धति पर बात करेंगे। तो इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछता है कि फ्रांसीसी पद्धति या मैट्रिक पद्धति किसको बोलते हैं। तो एसआई पद्धति और इनको फ्रांसीसी पद्धति या मैट्रिक पद्धति कहते हैं। ब्रिटिश सिस्टम पद्धति बोलते हैं, एफपीएस बोलते हैं, और एमकेएस पद्धति को अन्य नाम कोई नहीं है। और आपको मालूम बाय द वे होगा तो प्लीज कमेंट कीजिए। और एसआई पद्धति अंतर्राष्ट्रीय पद्धति या एमकेएस पद्धति का परिवर्तित रूप कहा जाता है। तो एसआई मात्रकों को लिखने के तरीका, तो इसका बेसिक तरीका बोलने से एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सीधी लेटर को आप स्मॉल लेटर में लिखोगे। इसका अपवाद है जितने भी साइंटिस्ट के नाम के में जितने भी आपके यूनिट्स होंगे, जैसे एम्पियर, है ना, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, तो एम्पियर को कैपिटल ए से देखो डिनोट किया गया है, केल्विन को कैपिटल के से, है ना, और बल का मात्रक न्यूटन कैपिटल एन से। तो जितने भी साइंटिस्ट के नाम में आने वाले यूनिट्स को हम लोग क्या करते हैं, मतलब कैपिटल लेटर में लिखते हैं, है ना। और संकेतों को एक वचन में लिखा जाता है। मतलब एक वचन का मतलब देखिए, आप 1 किलोग्राम लिख रहे हो तो सही है, चलो, लेकिन 2 किलोग्राम को 2 किलोग्राम एस नहीं लिखना है जी, ये गलत है, ठीक। चलिए आगे बढ़े। और देखिए, मतलब कोई भी मात्रक रहेगा ना, कोई भी विराम चिन्ह नहीं लगाना है। जैसे मैं मान लो के बाद लिखा यहाँ पर 40 मीटर डॉट, ऐसा कर, ऐसा कभी होता नहीं है। 4 मीटर मतलब हो गया, स्मॉल एम लिख दिया मतलब समझ गए मीटर है वो, है ना। और मात्रकों को पूरा नाम लिखेंगे तो समस्त लेटर छोटा होना चाहिए, बड़ा। अब देखो, मैं आपको बोला हूँ कि एम्पियर को कैपिटल से लिखना है, उसका मतलब आप एम्पियर को पूरा लिख रहे हो ना ऐसा, तो ऐसा कैपिटल में नहीं लिखना है। एम्पियर को कैसा लिखना है, छोटे में, ऐसा। चलिए आगे बढ़े। विमाएं, तो मूल मात्रकों को उचित घातों के रूप में जैसे व्यक्त करेंगे ना, वो विमाएं होते हैं। एमएलटी के फॉर्म में रहेगा, है ना। तो विमा युक्त राशियां, तो विमा युक्त राशियां मतलब जो विमा जो चर हो, वेरिएबल हो, विमा हो लेकिन वेरिएबल हो, जैसे त्वरण और वेग।
आपस में बदलते रहता है ना विमा युक्त अचर, जैसे देखिए स्पीड ऑफ लाइट है ना, स्पीड ऑफ लाइट आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है ना, ये दैट इज ए कांस्टेंट वैल्यू है ना, ये कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन कैसा है, विमा युक्त है इसी कारण, ठीक है। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक 6.67 × 10⁻12 है ना, ठीक है। और विमाहीन राशियां, विमाहीन में वेरिएबल होते हैं और कांस्टेंट भी होते हैं। तो देखिए विमाहीन चर राशियां में कोण है ना, विमाहीन मतलब चर राशियों में कोण और विकृति, तो इसका मान बदलता रहता है हर चीज में है ना। और विमाहीन चर लिख दिया हूँ, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, विमाहीन अचर है, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे आप लोग। चलिए विमीय सूत्र, तो भौतिक राशियों से उत्पन्न मूल मात्रकों को उचित घात के रूप में व्यक्त करते हैं, तो विमीय सूत्र बन जाता है। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन इक्वेशन, विमीय सूत्रों को उपयोग, तो भौतिक समीकरणों की शुद्धता की जांच करेंगे, तो एकदम लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड लेना है। और एक चीज को ध्यान देंगे, यहाँ पर उसका दुगुना हो गया 3 गुना होना है, उसको नहीं देखना है आप लोगों को पॉइंट आउट करना है कि उसका डायमेंशन नेक्स्ट के डायमेंशन के इक्वल है कि नहीं। चलिए यहाँ पर एक बार करते हैं तो उसमें क्लियर समझ आ जाएगा आप लोगों को। जैसे देखिए टी कैपिटल टी इज इक्वल टू 2π√L/g, जहाँ टी क्या है, टाइम पीरियड है, आवर्तकाल है ना, एल क्या है, प्रभावकारी लंबाई, और जी क्या है, हमारा गुरुत्वीय त्वरण। तो देखिए टी का पहले हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे, ये कैपिटल टी है ना, उसका क्या निकलेगा, सिर्फ टी निकलेगा। और पूरा राइट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है। तो राइट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला देखिए, तो इस रूट में हो जाएगा लेंथ का हो जाएगा एल, और जी का हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, तो लीटर LT-2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो T⁻²T आया ना, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, मतलब ये हमारा इक्वेशन सत्य है, शुद्धता की जांच हो गया। वैसे ही S = UT + ½ का, वैसे ही आप न्यूटन की गति का पहला समीकरण V = U + AT का, फिर न्यूटन की गति का तीसरा समीकरण V = U² + 2S का, ऐसा बहुत सारे इक्वेशंस हैं जिसके बारे में आप सॉल्व कर सकते हो, शुद्धता की जांच कर सकते हो। एक बार करके देखिए, तभी आगे बातें समझ आएगी। चलिए इसमें भौतिक राशियों में पारस्परिक संबंध बना है, मतलब आपको अगर कोई भी चीज दे दिया और उसमें आपको रिलेशन बनाना है, तो जैसे देखो क्या बोल रहा है, वायु में ध्वनि का वेग माध्यम की प्रत्यास्थता गुणांक। सपोज दैट वायु में ध्वनि का वेग को भी ले लेते हैं, ठीक है, और माध्यम की प्रत्यास्थता गुणांक को मैं ई ले लेता हूँ, इलास्टिसिटी है ना, और उसके घनत्व, अगर उसके घनत्व को मैं डी ले लेता हूँ, तो ध्वनि का वेग का सूत्र की गणना कीजिए बोल रहा है ना। तो देखो ध्वनि के वेग किस पर डिपेंड कर रहा है, हमारा इलास्टिसिटी पर, और किस पर डिपेंड है, प्रत्यास्थता पर। तो देखिए इलास्टिसिटी का घात x ले लो, y ले लो, या a ले लो, या b ले लो, तुम्हारी मर्जी है, उसमें कोई मैटर नहीं करेगा। फिर क्या करोगे आप, क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड की जो विमा है उसको राइट हैंड साइड को सॉल्व करोगे और दोनों के घातों की तुलना कर देना है, तो आपको a और b की वैल्यू यहाँ पर जैसे मिल गया है वैसा मिल जाएगा, और उस वैल्यू को रखोगे तो देखिए हमारे पास एक फार्मूला मिल गया जो ध्वनि की वेग और माध्यम की प्रत्यास्थता गुणांक और घनत्व पर संबंध बताती है, ठीक है। मैं इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा तो और अच्छी समझ आएगा, अभी सिर्फ PDF नोट्स है, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। एक पद्धति की मात्रकों को अन्य पद्धति की मात्रा में, एकदम वेरी सिंपल है। इसमें ना क्या करना है, MKS से CGS में बदलना है या CGS से PS, तो जहाँ से बदलना है वहाँ पर एक दूसरे को चेंज करना है। देखो यहाँ पर 1 किलोग्राम है ना, उसको ग्राम में वाला पोर्शन में MKS पद्धति से CGS पद्धति में हमारा बदलना है, तो MKS में किलोग्राम का ग्राम में कन्वर्ट कर दो, सारे को इस फार्मूला में रख दो, आ जाएगा वैल्यू, ठीक है। किसी भी भौतिक राशि का मात्रक, ये तो एकदम सिंपल है, इसको और कोई एग्जांपल बताने की जरूरत नहीं है। जैसे तुम्हारे को बोलता हूँ किसी भौतिक राशि का मात्रक, तो जैसे A फोर्स बराबर A में होता है, तो इसका मात्रक ज्ञात कर सकते हो ना, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसी को क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं, है ना। और A है त्रुटियां, है ना, मापन की त्रुटियां। तो मापन की त्रुटियां, तो पहले तो क्रमबद्ध त्रुटि है ना, तो क्रमबद्ध त्रुटि में सबसे पहले यांत्रिक त्रुटि, मतलब यंत्र की बनावट के कारण शून्यांक त्रुटि, जब मेन स्केल और वर्नियर स्केल सीध नहीं हो। मेन ये शून्यांक त्रुटि को समझने के पहले मेरा एक वीडियो है वर्नियर कैलिपर्स का, उस प्रैक्टिकल को देखेंगे तो और समझ आ जाएगा, है ना। और अल्पतमांक, उसको अल्पतमांक त्रुटि है वो भी वर्नियर कैलिपर्स के वीडियो में और मैं क्लियर शॉर्ट बताया हूँ कि अल्पतमांक क्या होता है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट से सबसे छोटा से छोटा वैल्यू जो निकाल सकते हो उसका अल्पतमांक होता है, लेकिन उस अल्पतमांक
को क्रॉस करके उसमें आप एरर फ्रिक्शन कराओगे तो वो अल्पतमांक त्रुटि होते हैं। जैसे बाय द वे मैं आपको मीटर स्केल का अल्पतमांक कितना होता है 0.1 सेंटीमीटर होता है। अब आप मीटर स्केल से 0.25 सेंटीमीटर निकाल रहे हो तो दैट इज ए लिस्ट काउंट एरर। ठीक है। अचर त्रुटि, बार बार प्रेक्षण होने पर भी त्रुटि बना रहता है, वो अचर त्रुटि है। अपूर्णता त्रुटि मतलब त्रुटियों का कारण जानते हुए भी आप उसको चाह कर भी आप उसको खत्म नहीं कर सकते। जैसे सरल लोलक है ना, सरल लोलक में वायु का घर्षण होता है, उसको आप खत्म नहीं कर सकते ना। बाह्य कारणों से त्रुटि जैसे वायु एटमॉस्फेयर प्रेशर है, फ्रिक्शन है, टेम्परेचर है, उसको आप चाह कर भी कम नहीं कर सकते है ना। यादृच्छिक त्रुटि मतलब कोई भी मापन करता बार बार लेता है और प्रत्येक बार मतलब ये कुल मिला के बेवकूफियत वाली त्रुटि। अगर आदमी चाह रहा है मतलब इंसान है उसको रियलिटी में उसको किसी चीज का रीडिंग ही समझ नहीं आ रहा है तो क्या हो जाएगा, वो यांत्रिक यादृच्छिक त्रुटि के अंतर्गत आएगा। एकल त्रुटि मापनकर्ता की लापरवाही से गलती से पाठ्यांक गलत लिख लेना, मतलब पाठ्यांक तो सही ले रहा है लिखते समय गलत लिख दे रहा है तो ये सकल त्रुटि है ना, ग्रॉस एरर। तो यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हूँ उसको भी देख लीजिए, फ्लो चार्ट टाइप का। चलिए त्रुटियों को व्यक्त करना, तो देखिए त्रुटियों को व्यक्त करने के लिए सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर है ना। एब्सोल्यूट एरर मतलब आप निरपेक्ष त्रुटि। जैसे देखिए अगर आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो वैल्यू ले रहे हो ना वो हमारा एब्सोल्यूट एरर है। ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर को बनाने के लिए क्या किया जाता है कि जितने भी आपका वैल्यू आया है ना, जैसे 5.1 5, यहाँ पर एग्जांपल दिया हूँ, तो इसका पहले मीन निकालेंगे और इस मीन से ना इन वैल्यू को घटाएंगे हर बार। तो जो वैल्यू आएगा ना, जैसे ये देखो 0.1 0.2 0.3 0.-0.2, तो इसका जो मध्यमान आएंगे तो इसको क्या बोलते हैं, निरपेक्ष त्रुटि। इन त्रुटियों को क्या बोलते हैं, निरपेक्ष त्रुटि। और निरपेक्ष त्रुटि को फिर से मध्यमान निकालेंगे, मतलब औसत निकालेंगे मान के चलिए, तो ये हो जाएगा माध्यमान निरपेक्ष त्रुटि। आया समझ में? मतलब देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ एक बार, आप किसी भी चीज की वैल्यू निकालोगे, जैसे यहाँ पर निकाले हैं देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 है ना, 5 वैल्यू निकाले हैं ना। इन पांचों का सबसे पहले आप लोगों को औसत निकालना है ना, तो इसको बोलते हैं वास्तविक मान या मीन मान। और इस वास्तविक मान से जब आप परीक्षणकर्ता के मानों को घटाओगे तो जो वैल्यू मिलेगा उसको बोलते हैं निरपेक्ष त्रुटि। और निरपेक्ष त्रुटि का फिर से मीन निकालोगे तो वो माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहलाएगा। ठीक है, मैं वीडियो बनाऊंगा तो और अच्छे से समझ आऊंगा। ठीक है, देख लीजिए एक बार। आपेक्षिक त्रुटि या फ्रैक्शनल एरर, तो क्या होगा, आपका माध्यमान निरपेक्ष त्रुटि बटा वास्तविक मान को घटा मतलब डिवाइड कर दोगे तो आपका अपेक्षिक त्रुटि होगा। और प्रतिशत में 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, इसको तो जानते हैं, हो जाएगा। अब देखिए त्रुटियों का संयोजन, तो त्रुटियों के संयोजन में थोड़ा सा अलग है ना, योग में और योग में तो सेम रहेगा बोलिए। तो जैसे आपके पास एक वैल्यू आया, जैसे ये प्लस माइनस भी, इसका मतलब ये है कि प्लस 0.5 ऐसा नहीं लिखते हैं, प्लस माइनस वही है, बी की वैल्यू है ना, ऐसे वैसा दोनों। अगर हम लोग दोनों को जोड़ेंगे तो z इज इक्वल टू a प्लस बी और b प्लस माइनस ए बी, दोनों को ऐड कर दो, फाइनल क्या है, z इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस माइनस डेल ए प्लस डेल बी। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हूँ, देखिए एक क्यूब है, एक क्यूबिक शेप का है ना, दो बॉडी है, पहले का वॉल्यूम 4 सेंटीमीटर क्यूब प्लस माइनस 0.02 और दूसरे का है 4। अब देखो इसमें ऐड करना है तो डायरेक्ट इसको जोड़ दो तो 6 हो जाएगा और प्लस माइनस कर दो 0.06 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब सब्ट्रैक्शन में एक चीज याद रखिए, सब्ट्रैक्शन में ना डेल वाला पोर्शन ना माइनस नहीं होगा। देखिए यहाँ पर मैं किया हूँ, जैसे यहाँ पर बोल रहा हूँ कि आपका ए प्लस माइनस डेल ए माइनस बी प्लस माइनस डेल बी, उसका मतलब ए माइनस बी प्लस डेल ए प्लस डेल बी, ऐसा है। ठीक है, क्लियर शॉर्ट, समझ आया? ये देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल है। मल्टीप्लिकेशन में और डिवाइड दोनों एज इट इज है। जैसे देखिए डेल जेड इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल ए, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई है, फिर उसका मतलब क्या हो जाएगा, डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी, एज इट इज है। देखो यहाँ पर डिवाइड में, ठीक है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए जैसे वॉल्यूम है, यहाँ पर वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, लंबाई गुटी चौड़ाई गुटी ऊंचाई, तो डेल वी अपॉन वी इज इक्वल टू डेल एल अपॉन एल प्लस डेल बी अपॉन बी प्लस डेल एच अपॉन एच, है ना, एंड सो ऑन। ऐसे ही आप करते जाइए। अब देखिए इसमें थोड़ा सा ये अलग है, जो स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा ना वो आगे आ जाएगा, है ना, जैसे क्यूब के फॉर्म में वो आगे आ जाएगा, डेल बी अपॉन बी बन जाएगा, बाकी को ऐड करते जाना है। ठीक है, डाउटफुल फिगर या अनसर्टेन फिगर, है ना, संदिग्ध अंक या अनिश्चित अंक, तो क्या होता है, जैसे मीटर स्केल
का लिस्ट काउंट कितना है, मीटर स्केल का लिस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर। अब आप मीटर स्केल से 0.01 सेंटीमीटर निकाल रहे हैं, तो 0.1 हमारा क्या है, संदिग्ध अंक। ठीक है, समझ आया ना। ठीक है, चलिए, वर्नियर कैलिपर्स द्वारा लंबाई सदैव दशमलव के 2 स्थान तक ही व्यक्त नहीं, मतलब किया जाना चाहिए, 2 स्थान तक व्यक्त नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, देखिए, अब देखिए वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट होता है 0.01 है ना सेंटीमीटर। अब वर्नियर कैलिपर्स के लिस्ट काउंट को कैसे लिखोगे, जैसे 3.06 सेंटीमीटर। तो जो 0 है वो तो कांस्टेंट डिजिट है ना, निश्चित मान है कि 0 के आगे 6 है, लेकिन 6 के आगे क्या है आपको मालूम नहीं, तो 6 हमारा क्या है, संदिग्ध अंक। तो किसी भी चीज के लिस्ट काउंट का जो लास्ट डिजिट होगा वही हमारा संदिग्ध अंक होगा। स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट 0 कितना होता है, 0.001 सेंटीमीटर, जैसे 4.263, 3 हमारा क्या हो जाएगा, लिस्ट मतलब डाउटफुल फिगर, संदिग्ध अंक। जैसे या इस चीज को मैं इंग्लिश मीडियम में नहीं बताया हूँ, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इसी को देख लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर 1 इसका लिस्ट काउंट है, 0.22 इसका लिस्ट काउंट संदिग्ध अंक है, और 3 इसका क्या है, संदिग्ध अंक है। सार्थक अंक या सिग्निफिकेंट नंबर, तो क्या होगा, कोई भी चीज का जो लास्ट डिजिट रहेगा और पहला डिजिट रहेगा, तो पहला डिजिट रहेगा किसी भी चीज को यथार्थ पूर्वक माप सके, मतलब कौन सा, लिस्ट काउंट। तो आपकी क्राइटेरिया ऑफ लिस्ट काउंट के अंदर जो पहला डिजिट होगा तो वो एकदम परफेक्ट वैल्यू है, उसको जानने की कोई चीज की जरूरत नहीं है, तो वो निश्चित अंक है, और जो बच गया वो क्या हो जाएगा, अनिश्चित अंक हो जाएगा। तो सार्थक अंक कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो किसी संख्या के दशमलव का स्थान बदल देने पर सार्थक अंक नहीं बदलता। जैसे देखो यहाँ पर 1 मैं बोल रहा हूँ कि 2.314, यहाँ का सार्थक अंक कितना है, 1 2 3 है ना। अगर मान लो इसका डिजिट यहाँ पर कर देता हूँ तो इसका मतलब भी 3 ही होगा, मतलब दशमलव बदलने पर सार्थक अंक नहीं बदलता, और टोटल नंबर को जोड़ देंगे तो सार्थक अंक बन जाएगा। 2 अशून्य संख्या अगर बीच में है, 2 शून्य संख्याओं के बीच, 2 अशून्य संख्याओं के बीच 2 से अधिक जितने भी शून्य संख्या होंगे तो सब क्या हो जाएंगे, सार्थक अंक में काउंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया, देखिए ऐसा है, ठीक है। और देखिए प्रथम अशून्य संख्या की लेफ्ट हैंड साइड की सभी शून्य सार्थक अंक नहीं कहलाते। जैसे 0.008 जिसमें सार्थक अंक सिर्फ 8 है, मतलब कितना सार्थक अंक हो गया, 1। और इसमें शून्य है ना बाद में, बाय द वे, तो दशमलव के बाद अगर शून्य आ रहा है तो उसका वैल्यू है। देखो यहाँ पर 3 2 4 शून्य, कितना अंक हो गया, 4, इसका सार्थक अंक 4। दशमलव रहित संख्या, तो राइट हैंड साइड के अंत में शून्य सार्थक अंक अगर जुड़ा है, शून्य अगर उसमें दशमलव नहीं है तो शून्य सार्थक अंक में गिना नहीं जाएगा। समझ रहे हो ना। जैसे 4320, तो 4432 यही सार्थक अंक, मतलब 3। ठीक है, क्लियर शॉर्ट समझ आया। चलिए, अगर बाय द वे कोई अंक है, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ 200 मीटर बोल दिया, मतलब अभी 2 शून्य को आप सार्थक अंक में आपको काउंट करना पड़ेगा, समझ गए ना। ठीक है, चलिए अब सार्थक नंबर। तो सार्थक नंबर में क्या होगा, जैसे हम लोग 6 क्लास का है, हम लोग जब मैथमेटिक्स पढ़ते तो 6 क्लास में रहता था। जैसे आपको एक नंबर को छोड़ना है और उसका पहले नंबर 5 से छोटा हो, है ना। जैसे यहाँ पर देखो 40.805 से बनी 5 अंकों की सार्थक संख्या निकालिए बोल रहा है, तो लास्ट डिजिट क्या है, 2 है, तो क्या है, 5 से छोटा है, तो इस 5 के अंक में कोई अंतर नहीं आएगा, 40.805 हो जाएगा। ठीक, जैसे अब एक निश्चित संख्या अंकों के बाद 5 से अधिक संख्या है, जैसे देखो 2.09 से बड़ी 2 सार्थक संख्या निकाला है, तो देखो 9 5 से बड़ा है ना, तो 9 5 से बड़ा है तो आगे वाले संख्या को 1 बढ़ा देना है, तो 2.1 हो जाएगा, समझ आया ना। अब देखो बात यहाँ पर ये आती है कि अगर कोई सार्थक संख्या है, जैसे 5 है और उसके पहले 5 है, करेक्ट 5 हो गया, पहले 5 से बड़ा होता था या 5 से छोटा होता था, जो 5 से छोटा होता था उसको नहीं बदलते थे,
और 5 से बड़ा होते थे उसको 1 डिजिट बढ़ा देते थे, लेकिन 5 ही हो तो 5 में हो अगर विषम संख्या होगा, जैसे 3 विषम संख्या ना तो एक संख्या बढ़ा दो तो 0.4 हो जाएगा। अगर सम संख्या होगा तो कोई संख्या में परिवर्तन नहीं होगा, ये हो जाएगा सार्थक अंक। तो देखिए विमीय सूत्र को जांच करने के कुछ मैं यहाँ पर आपके लिए सॉल्व कर दिया हूँ, एक बार घर में देखिए, सॉल्व कीजिए, समझ आ जाएगा। और बहुत मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, हिंदी में भी लिख दिया हूँ, इंग्लिश में भी। चलिए थैंक यू, मैं इंग्लिश मीडियम का वीडियो डाल रहा हूँ कुछ देर में। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर हेल्प मिल सके। और जल्दी ही मैं इसका मतलब यूट्यूब में क्लास लूँगा और अच्छे से समझाऊँगा। ये तो सिर्फ पेपर में मैं पढ़ते जा रहा हूँ बाय द वे, ऐसा मान के चलिए, जिससे मैक्सिमम लोगों को समझ नहीं आ रहा है ना। चलिए थैंक यू।